शहजाद जी, शहजाद जी, शहजाद जी, उम्मीद है इसके बाद कि प्रोफेसर अंशुल जोशी मैं आ रही हूँ। अंजना जी, मैंने पूरी बात सुप्रिया जी की सेकंड राउंड में पूरी सुनी बिना हस्तक्षेप के। मुझे उम्मीद है कि मुझे भी उतना समय पर और टैरिफ पर प्लान क्या है ये भी बताइएगा। टैरिफ पर प्लान क्या है? कांग्रेस पार्टी की तो आप आलोचना करते रहिए, पर टैरिफ पर प्लान क्या है अब इंडिया का? आप मुझे उतना ही समय दीजिए जितना सुप्रिया को दिया है, आपको सारे जवाब दूंगा। मैं तो पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देने वाला व्यक्ति। बोलना शुरू करें। सुप्रिया जी, सबसे पहले रिसर्च विषयों का होता है, प्रोपेगेंडा का फैक्ट चेक होता है। कोई आप पर रिसर्च करके मैं नहीं आया हूं। हाँ, रिसर्च करना है तो मैं बता सकता हूं आपको एक बात कि आपने बोला ना प्रति उत्तर देना चाहिए, तो मैं देखता हूं कि कैसे प्रति उत्तर दिया जाता था। आपने अभी बताया 76 वर्ड्स का है, कुछ वर्ड्स का एमईए का स्टेटमेंट, उसमें तो सीधे सीधे अमेरिका का क्या हिपोक्रेसी है कॉल आउट किया। पर हमने जब पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था 1971 में, जिसमें अमेरिका ने ओपनली साथ दिया था, $2 बिलियन के आर्म्स दिए थे, 7th फ्लीट को मूव किया था, तब 70 वर्ड में इंदिरा गांधी ऐसे गिड़गिड़ाई, May I request your excellency Nixon to exercise your influence with government of Pakistan and stop their aggressive activities against India। उस समय पर 93,000 सोल्जर दे दिए, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया, और LOC के बाद हम लोगों ने उसको पीस बनाने की लाइन बनाने की कोशिश की, और ना POK लिया ना करतारपुर लिया। तो इसको बोलते 70 वर्ड्स का सरेंडर, जो आपके परिवार ने, कांग्रेस के प्रथम परिवार ने किया। मुझे उसमें नहीं जाना है कि कैसे चाचा नेहरू हिंदी चीनी बाय बाय करते थे, और उसके बाद किस प्रकार से UNSC सीट दे दिए, एक्साइज चीन दे दिए, और सामने 62 में मिला क्या, तो अमेरिका से गिड़गिड़ाने लगे कि एयरफोर्स की हेल्प दे दीजिए हमें। उसके बाद आना चाहता हूं कि आज की तारीख में रशिया से, अभी देखिए कॉन्ट्रडिक्शन क्या है। अभी बोलते हैं कि रशिया से तेल खरीदने का किसको फायदा हुआ, और अभी बताया गया कि एरिक गार्सेटी जो फॉर्मर एम्बेसडर थे, वैसे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े नेता है, वो रह भी चुके बड़े ओहदे पर, उन्होंने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स को पता था कि हम ये तेल खरीद रहे थे और यूरोप को भी बेच रहे थे, क्योंकि हम ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को स्टेबल रखना चाहते थे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टी को भारत कंट्रोल कर रहा था और उनसे परमिशन लिया रशिया से तेल खरीदने के लिए, यहां की कंपनी को फायदा पहुंचाने। अरे क्या बोलने जा रहे हैं, मतलब हम रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों को कंट्रोल कर देते हैं। मतलब मोदी जी का प्रभाव केवल देश में नहीं अंतरराष्ट्रीय इतना है, तो फिर मोदी जी को वीक काहे बोलते हैं। आगे आना चाहता हूं, उन्होंने मीगा और मागा, अरे देश विरोधी रागा का मुंह बंद कराओ। ये देश विरोधी रागा से पूछिए कि ये जो ट्रंप ने लगाया है टैरिफ, इन्होंने तो नेटो की 381 कंपनीज को सैंक्शन में डाला है। ट्रंप ने कनाडा पे 35% हमसे ज्यादा लगाया है, ट्रंप ने स्विट्जरलैंड पे 39% हमसे ज्यादा लगाया है। तो क्या उनकी विदेश नीति फेल है, या ये एक व्यक्ति जिसको इंपल्सिव कार्ति चिदंबरम कहते हैं, जिसको सीरियसली नहीं लेता है कार्ति चिदंबरम कहते हैं, उनको समझाइए ना, और इसका इंपैक्ट क्या होगा। मैं 10 सेकंड, मैं आपको आगे का रोड मैप भी 10 सेकंड अंजना जी, आपने लंबा स्टेटमेंट दिया, देखिए 10 सेकंड में मैं बताता हूं कि हमारी इकोनॉमी पे तो इसका 0.1 या 0.2% प्रभाव पड़ेगा। टैरिफ जो लगा रहे हैं वो उनके कंज्यूमर को भरना है, हमें नहीं भरना है। परंतु हमने जो रशिया से तेल खरीदकर 26 लाख करोड़ बचाए, उससे जो इन्फ्लेशन 10-12% होता था, वो घटकर आज हमारा 4 से 5% में रहा, और ये इन्फ्लेशन नहीं होने की वजह से हमारी देश की जनता को फायदा हुआ। पर मैं पूछना चाहता हूं अब इनसे कि इनका क्या इंटरेस्ट है कि किस प्रकार से ट्रंप के हाँ में हाँ मिलाते हैं, और ट्रंप ने जो बोला है कि मतलब भारत के उपभोक्ता को सस्ता तेल ना मिले, इसके पक्ष में आप क्यों हैं। और यह भी बता दीजिए सुप्रिया श्रीनेत, इकोनॉमी की जहां तक बात है सुन लीजिए, जल्दी 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 पूरा कीजिए आप। Government is taking, so whether it's the Niti Aayog on one hand, or whether it's ministers like Mr. Goyal, you're going to hear Amitabh Kant in the day-to-day, I think Suresh Prabhu just spoke. These are doers. I mean, these people understand what it will take, not just because they are in policy making and in the thick of it, but they also understand how businesses work. ये तो सुप्रिया खुद बोल रही थी, सही में सुप्रिया जी पे बहुत रिसर्च करी है आज, वो सुप्रिया तो खुद बोल रही थी कि देश ने, सुप्रिया जी ने कहा कि देश इज इन गुड हैंड्स इकोनॉमी वाइज। अरे ट्रंप तक के इन्वेस्टमेंट भारत में बड़े हैं, जो ट्रंप टावर्स और ट्रंप रियल एस्टेट, वो भी 11 मिलियन स्क्वायर फीट बना रहा है। तो केवल कोई मूर्ख ही बोल सकता है भारत में बैठा हुआ कि इकोनॉमी इज डेड। राजीव शुक्ला को कंसल्ट जाकर कर लीजिए, या शशि थरूर को कर लीजिए। सुप्रिया जी प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। और पूरा आरोप यही था ना कि इन्होंने सीज फायर किया क्योंकि ट्रेड डील की धमकी दी गई थी। अगर धमकी थी तो फिर इतना टैरिफ वो क्यों लगाएगा? ये तो खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। अंजना जी, मुझे आई एम रियली फ्लैटर्ड टुडे, मैं सच बताऊं बहुत फ्लैटर्ड हूं मैं। यूजुअली बड़े नेताओं पे, शीर्ष नेताओं पे इतनी रिसर्च होती है, मुझ पे इतनी रिसर्च हो रही है, बहुत अच्छा है, फैक्टॉइड्स रिसर्च होनी चाहिए। खैर जो भी है, अंजना जी आप भी गई थी ना जब ट्रंप का स्वेरिंग इन हुआ था, आपने भी वहां पे केमिस्ट्री की बात करी थी, और आपने भी देखा था माहौल क्या है। मैं तो वही सवाल पूछ रही हूं, माहौल इतना बिगड़ कैसे गया, इतनी कड़वाहट कैसे आ गई?
और क्या बीजेपी और उनका इकोसिस्टम मानता है कि इतने मंत्र पढ़ना, इतना यज्ञ करना, इतने हवन पूजन करना, इतना मोदी जी द्वारा जाकर प्रचार करना, इतनी आत्मीयता, इतने जो हम बिछे जा रहे थे ट्रंप के लिए, अपने आप को माय फ्रेंड डोनाल्ड कह कह की बात होती थी, वो सब गलत था? क्या हमने व्यक्ति को पढ़ने में गलती करी? क्या हमने राष्ट्रहित को सर्वोपरि न रखकर सिर्फ फोटो खिंचाने में, गलबैयां करने में, झप्पियां डालने में अपना टाइम वेस्ट कर दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत पर्सनल स्टेक लगा था मोदी जी का। तो मैं तो वापस अपने पहले सवाल पर ही जाऊंगी और पूछूंगी, इतना पर्सनल स्टेक लगा था, इतनी कोशिश थी, अमेरिका इतना बड़ा दोस्त था, मोदी जी इस बार तो अमेरिका गए बिना न्योते के गए और इसीलिए ट्रंप उनको दरवाजे तक लेने नहीं आए। 4-5 लोग उस दिन और आए थे, उनको लेने आए थे, बाद में प्रोटोकॉल से पता चला इसलिए नहीं आए क्योंकि वो बिना न्योते के गए थे। इतनी आत्मीयता और अब इतनी कड़वाहट, इतनी खट्टास हो गई। मतलब बीजेपी और सरकार ये मानती है कि हमने गलत व्यक्ति पर दांव लगा दिया था। मैं तो ये पूछना चाह रही हूं, क्या आप मानते हैं कि आपकी विदेश नीति पूरी तरह से विफल हो गई? क्या आप मानते हैं कि जो पीयूष गोयल 15 दिन तक पड़े रहे अमेरिका में ट्रेड डील के लिए, उनके हाथ लगा, टाई टाई फिस हो गए, वो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, वो वापस आए, लेकिन सुप्रिया जी, टैरिफ अनाउंस हो गया। सुप्रिया जी, सवाल इन बात, क्या ये इस बात उधर की बात करना बेमानी है? लेकिन इस बात पर मैं प्रोफेसर जोशी के पास एक बार जाने दीजिए। प्रोफेसर, लेकिन क्या अच्चू जोशी जी, ये वो वक्त नहीं है जब खुश होना चाहिए कि पर्सनल केमिस्ट्री की, दोस्ती की बात हो रही थी और वो दिखता भी था पहले, लेकिन अभी भी मेरे दोस्त मोदी वो लिखते जरूर है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इंडिया जब भी सख्त फैसला लेते हैं तो इंडिया इज बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, वी विल इंक्रीज द टैरिफ्स, इंडिया इज डूइंग दिस, वी विल डू दैट। भारत के खिलाफ वो लिख रहे हैं। ऐसे में भी जब बात विदेश नीति की आती है, हम सख्त हो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं हम रूस से तेल, आज भी अजीत डोभाल साहब रूस में है। क्या ये अपने आप में भारत की विदेश नीति की सख्ती नहीं दिखाता है? ये भारत का बहुत संयमित, संतुलित और विजय का हम एक रूप देख सकते हैं उसकी विदेश नीति का। बार बार यहाँ बहुत लंबी चर्चा चली है। अंजना जी, मुझे बोलने के लिए समय दीजिएगा, मैं बोल नहीं पाई अभी तक। तो जो बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोदी और ट्रंप के बीच में क्या हुआ, ये बिल्कुल वैसे ही है जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए जाते थे, जब हमने प्लेट में से जाकर यूएनएससी की परमानेंट सीट चीन को दी थी और इसके बाद चीन ने भारत पर हमला किया था। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहती, बहुत सारे ऐसे ब्लंडर्स है जिसपे हम बहस कर सकते हैं। अभी मैं विषय पर आऊंगी। एक ऐसे देश का राष्ट्रपति जिसको ये नहीं पता कि उसके देश का 5.2 बिलियन का व्यापार रशिया के साथ है, जिसमें 2.5 से 3 बिलियन के वो इंपोर्ट्स ले रहे हैं। इंपोर्ट्स भी किसके? पैलेडियम के, ईवी बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स के और यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के। ये भारत बता रहा है, विद सोर्स बता रहा है, और तब ट्रंप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। और वो एक ऐसे देश को डेड इकोनॉमी कह रहा है जो विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जिसका अभी ग्रोथ रेट 6.4% का है, यूएस का ग्रोथ रेट 2.8% का है, पाकिस्तान को 2.7% का है। एक ऐसा देश जो 1,23,000 स्टार्टअप्स के साथ वैश्विक राजनीति में, वैश्विक इकोनॉमी में बहुत दृढ़ता के साथ खड़ा है। 2014 में हम 10वें पायदान पे थे अंजना जी, हम 4थे पायदान पर आ गए अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। तो यहां पर यदि हम फैक्चुअल बात करें तो हमें यह देखना चाहिए कि ट्रंप ने अपने अंदरूनी कारणों से वो बार बार अलग अलग टर्फ्स पर फ्लॉप हो रहे हैं। इसीलिए वो ये टैरिफ की जो धमकी और टैरिफ जो इंपोज कर रहे हैं वो सिर्फ भारत पे नहीं कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर जैसे सुप्रिया जी बैठी हैं, राहुल गांधी हैं, ये अगर ब्राजील में होते तो ये पता नहीं क्या करते। वहां तो अभी सत्ता, विपक्ष, लोग, एनजीओ सब एक होकर के वहां ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ये देखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ से सुर्री छोड़ी जाती है और उस सुर्री को ट्रंप पकड़ के और फिर एक नया स्टेटमेंट दे देते हैं। तो हमको ये समझना होगा कि जो ट्रंप ने किया है वो क्यों किया है। वो सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, वो वैश्विक राजनीति में अभी अमेरिका की जो स्थिति है वो किसी युद्ध को नहीं रुकवा पाए। जो इंटरनल इकोनॉमिक चैलेंजेस अभी ट्रंप फेस कर रहे हैं, सुप्रिया जी जरा अमेरिका की डेटा उसको भी देख लें। वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रेट है, पर कैपिटा इनकम का क्या रेट है, वो कुछ सोर्सेस बता रही थी, वो लेटेस्ट डेटा देख लें, विद सोर्सेस देख लें, वहां पर ट्रंप की क्या स्थिति है। अभी कुछ स्वीट्स भी फाइल हुए हैं कि ट्रंप ने किस आधार पर, वो एक इमरजेंसी पावर होती है जिसको एग्जीक्यूट करता है राष्ट्रपति इस तरह के हाई टैरिफ लगाने के लिए, उसके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। ट्रंप ने कैसे ऐसे टैरिफ लगा दिए? तो अभी तो वहां पर आंतरिक एक अलग ही अशांति हो गई है, क्योंकि जो टैरिफ हम पर लगा है उसका जो नुकसान है वो अमेरिका की जनता भुगतेगी, क्योंकि ये पूरा आयात है जो अमेरिका हमसे कर रहा है। जब वहां पर फार्मास्यूटिकल का, क्रिटिकल मिनरल्स का, जेम्स के, मिनरल्स के दाम बढ़ेंगे तो वहां की जनता को ये सारी चीजें महंगे दामों पर खरीदने पड़ेगी। तो स्थिति ये है कि खुद के घर शीशे के हैं और दूसरों के घर पर ट्रंप पत्थर फेंक रहे हैं। बिल्कुल, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। बिल्कुल। और प्रोफेसर जोशी, दिलचस्प ये है कि ऑनलाइन कंपनियों ने ये कहा कि हम अमेरिका में पहले वो दाम लिखेंगे जो पुराने टैरिफ से था, और अब नए टैरिफ के बाद जो दाम है वो लिखेंगे, ताकि जनता को पता तो चले कि उन पर टैरिफ की वजह से महंगाई कितनी बढ़ रही है, उनको कितना ज्यादा। चीन भी यही कह रहा है
कि आप दोनों प्राइस उस पर लिखिए ताकि जनता को पता चले। डॉक्टर तनेजा आपके पास आते हुए देखिए, लेकिन ये चैलेंज तो अब है, ये टैरिफ वाला चैलेंज है, उसका जवाब आ रही हूँ, आप दोनों के पास आ रही हूँ, एक कमेंट इनसे लेते हुए। चैलेंज है, अब ऐसे में क्या करना होगा? मतलब सरकार को भी इसको हैंडल करना होगा, क्या हम उसके लिए एक प्लान के साथ बढ़ रहे हैं? इसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मैडम, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगी कि अभी सुप्रिया जी ने, अगर आपने जो उनकी अगली बाइट देखी हो जो अभी उन्होंने हाल फिलहाल में दी है, उसमें और पहली बाइट में कोई फर्क ही नहीं है। हमने गलत आदमी पे बैटिंग कर ली, हमने गलत आदमी को दोस्त बना लिया, केवल वही एक उनका मुद्दा जैसे लूप में चलता ही जा रहा है कि हमने गलत आदमी से दोस्ती कर ली। अभी की जो बात है कि क्या आप उनके इस रणनीति को क्यों साथ दे रहे हैं, क्यों आपके बीजेपी के खिलाफ ट्वीट्स जा रही हैं, क्यों स्टेटमेंट्स जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से, जिससे कि आपके अमेरिका को ही फ्यूल मिल रहा है भारत के खिलाफ बोलने का। आपके पास उस बात का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। गलत आदमी से दोस्ती कर ली, गलत आदमी के लिए कैंपेनिंग कर ली, लूप में आप उसको चलाती ही जा रही हैं। और अभी अंशु मैडम ने बात करी कि इसके रूट कॉज तक जाइए। रूट कॉज है कि कैसे आपकी आर्म्स एंड एम्यूनिशन इंडस्ट्री चल रही है। ये डेटा है, लेटेस्ट डेटा है कि अगर आप देखें ये 5 कंट्री मिलके 72% ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट करती हैं, जिसमें है यूनाइटेड स्टेट्स 43%, फ्रांस 10%, रशिया 8%, चाइना 6% और जर्मनी आपका 6%। इसमें आपके रशिया और चाइना को छोड़ के 3 तो यूरोपियन और अमेरिका ने तो इस पे कब्जा ही बना के बैठे हुए हैं। तो क्यों नहीं चाहेंगे कि वॉर चलती रहे? यूक्रेन इनका इस समय बिगेस्ट इंपोर्टर है। तो आप रूट कॉज पे ना जाके खुद यहाँ पे फ्यूल दे रही हैं अमेरिका को कि बात कीजिए, डेड इकोनॉमी है, ये है वो है। आप किस तरफ है मैं ये नहीं समझ पा रही। मैडम एक आखिरी बोलना चाहूंगी कि मैं सोच रही थी कि ट्रंप के लिए इस समय हमारी रामधारी सी दिनकर जी की एक बात चलती है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सॉरी टू से कांग्रेस के लिए ये बात आज बिल्कुल सटीक बैठती है रामधारी सी दिनकर जी की। डायरेक्ट अटैक है इनका, लेकिन इनका इस बात से नाराजगी है कि कांग्रेस पार्टी खुलकर इस तरह से ट्रंप के समर्थन में भारत की इकोनॉमी को डेड क्यों कहती है। आप देखिए, आप लोग बार बार कहते हैं ना कि भारत क्यों नहीं, प्रधानमंत्री बोलते हैं ट्रंप इज अ लायर। 1989 से लेकर अब तक लगभग 40,000 लोगों की मौत हुई है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की वजह से। बताइए, क्या हमें पता नहीं था कि अमेरिका किस तरह से साथ देता है पाकिस्तान का? कोई ये नया साथ तो वो दे नहीं रहा है, इससे पहले भी हथियार वो बेचता रहा है पाकिस्तान को। लेकिन कभी किसी ने, किसी भी सरकार ने क्या खुलकर किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को लायर कहा है, या दोगला कहा है, या गलत नीति अपनाने वाला कहा है? बताइए। किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट को हिंदुस्तान के किसी चुने हुए प्रधानमंत्री ने एंडोर्स भी तो नहीं किया है, खुलकर जाकर उनका प्रचार भी तो नहीं किया है, खुलकर जाकर हाथ पकड़ के हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप और अब की बार ट्रंप सरकार भी तो नहीं किया है। इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। मुझे एक आपत्ति है और उस आपत्ति को मैं यहां पे दर्ज कराना चाहती हूं। इस पैनल में कोई भी बैठकर मुझसे यह नहीं पूछने की हिमाकत कर सकता है कि मैं कहां से हूं। मैं विशुद्ध भारतीय हूं और मैं भारत की आवाज उठाती हूं। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए मुझसे यह पूछने की कि मैं किसकी तरफ से हूं। अपनी हैसियत में रह के सब लोग बात करें तो अच्छा रहेगा। मेरी भारतीयता पर कोई सवाल उठाएगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी। आपने नहीं टोका, इसलिए मैं टोके दे रही हूं। यहां पर जो लोग इकोनॉमिस्ट बने आए हैं वो औनी पौनी बातें कर रहे हैं। अमेरिकन इकोनॉमी में क्या होता है, उनके लोगों पर महंगाई का क्या फर्क पड़ता है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हम भारतीय हैं, इसलिए हम भारतीय बिजनेसेस की, छोटे उद्योगों की, लोगों के रोजगार की बात कर रहे हैं। इन टैरिफ्स का क्या असर पड़ेगा, जनता को बताइए ना। इन टैरिफ्स का असर पड़ेगा कि हमारा सामान वहां महंगा हो जाएगा, महंगा होगा, उसकी मांग गिरेगी, कम खरीदोगी, कंपनीज अपने आप प्रोडक्शन यहां पर कम करेंगी, उत्पादन कम करेंगी। सबसे पहला प्रभाव जो है बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों की नौकरियां जाएंगी, छटनी होगी। तो हमें हिंदुस्तान की चिंता है और एक हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक देश है और इस डेमोक्रेटिक देश में सवाल पूछना वाजिब है। सवाल पूछना डेमोक्रेसी की आत्मा का सबसे पहला कण है। आप सवाल मत पूछिए, आपको जो वर्क करनी करिए। आप हमारे सवाल पूछने पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई कहने की मैं कहां से बैटिंग कर रही हूं? मेरा खून अगर निकलेगा ना, इस देश के लिए निकलेगा। यहां पर बैठकर आइंदा से और अब कभी और किसी की भारतीयता का सर्टिफिकेट देने की यहां पर कोई कोशिश ना करे। और इसलिए ना करे क्योंकि हमारे पुरखों का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है, इस देश के तिरंगे में शामिल है। हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। हमारे पुरखे इस देश के लिए शहीद हुए, बलिदान दिया। हिम्मत कैसे होती है किसी की पूछने की? और अंतिम बात में यहां पर यह कहना चाहती हूं, नया कॉलोनियलिज्म ला देंगे क्या मैडम? तो क्या हम नया कॉलोनियलिज्म ला देंगे क्या? बीच में मत बोलिए, आपसे मैं बात नहीं कर रही हूं। वो पूरा कर ले, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। वेट फॉर योर टर्न।
Wait You for your spoke, turn. that is why I And spoke, don't you madam. dare question my nationalism or my चलिए, patriotism. ठीक है, वापस Don't topic you पे आइए, dare. सुप्रिया जी, Don't you dare. एक अंतिम बात मैं अंजना जी कहना चाहती हूँ। 20 आपको इनको रोकना चाहिए था, आपने नहीं रोका, इसलिए मुझे रोकना जरूरी हो गया। इनको आईना दिखाना जरूरी है। किसी की राष्ट्रीयता पे सवाल मत उठाइए। 29 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिकन इकोनॉमी है, वो 2.5% पे ग्रो करे, 3% पे करे, 2% पे करे। हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, अगर वो 6% पर भी करेगी, 6.5 पर भी करेगी, तब भी हम कम ग्रो कर पा रहे हैं। और कम ग्रोथ का मतलब है हमारे यहाँ गुर्बत ज्यादा है, हमारे यहाँ गरीबी ज्यादा है, हमारे यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है। PLFS सर्वे देखिए, पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे, 17% बेरोजगारी है, 42% बेरोजगारी है ग्रेजुएट्स में। किस दुनिया में रहकर ये लोग बात कर रहे हैं? और ये बेरोजगारी बढ़ेगी अगर हमारे एक्सपोर्ट्स पर खतरा पहुंचेगा, जो कि पहुंचेगा इससे। कोई भी भारतीय जो भारत से प्यार करता है वो कहेगा भारत का अपमान अगर एक आदमी कर रहा है, लगातार कर रहा है, उसके खिलाफ खुलकर बोलिए। ठीक है, लेकिन मोदी जी ट्रंप का नाम नहीं ले पाते। ठीक है, ठीक है, चलिए आप शहजाद जी एक बार जवाब दीजिए। 140 करोड़ का देश आपके साथ, सुप्रिया जी बोलिए ना ट्रंप के आराम से, खिलाफ। आराम से। लेकिन आप कहते हैं कि मोदी जी बोले ट्रंप इज अ लायर, लेकिन राहुल जी बोलेंगे ट्रंप इज राइट। ये भी इंटरेस्टिंग है ना। अंजना जी, लेकिन आप मुझे ट्रंप मेरा is right मौका तो बोला ना देंगी या उन्होंने। नहीं देंगी भाई? डेड इकोनॉमी पर उन्होंने बोला ना ट्रंप इज राइट, मतलब पीएम मोदी बोले ट्रंप इज अ लायर, राहुल जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोलेंगे ट्रंप इज राइट। भारत आप भी अमेरिका जानते के हैं जो मुझसे- रिश्ते हैं, क्या वो ट्रंप के इस टैरिफ वाली लगातार आने वाली धमकी के इस तनाव को, इसको झेल पाएंगे, उबार पाएंगे? वो जिम्मेदारी आप ही की सरकार के कंधों पर है। अंजना जी, मैं आपके सवाल पर अगले 45 सेकंड में आऊंगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि मुझे इतनी देर रुकाया गया, मेरी पूरी बात आ जाने दीजिए बिना हस्तक्षेप के, उसके बाद मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। सबसे पहले बिल्कुल सही कहा सुप्रिया जी ने कि बड़े नेताओं के ऊपर रिसर्च होती है, और बड़े नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रिसर्च करके कहा कि कोई भारतीय भारत के सेना के खिलाफ नहीं बोलता। किसी ने भारतीयता के ऊपर सवाल नहीं उठाया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। अब सुप्रीम कोर्ट को आप मानती है नहीं मानती है, वो एक अलग विषय है। दूसरी बात, अब कौन बात कर रहा है कि फेल विदेश नीति है? वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने अलायंस पार्टनर तक को अपनी अलायंस नीति में नहीं रख पाए। आम आदमी पार्टी चिटक गई, टीएमसी चिटक गई, वो विदेश नीति पर बात कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं फेल नीति क्या होती है। यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने कहा था कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस में, अंजना जी आपको न्याय करना है मेरे साथ, अंजना जी यही कांग्रेस पार्टी है जिसने रशिया यूक्रेन क्राइसिस में कहा था कि यूक्रेन के साथ वोट कीजिए और रशिया के S-400 और तेल को त्यागिए। उसके बाद दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने और स्वयं राहुल गांधी ने कहा कि द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑन यूक्रेन एंड रशिया वाज राइट। विदेश नीति और फेल नीति पर वो बात कर रही है जिन्होंने G7 पर झूठ बोला, सऊदी वर्क वीजा नहीं दे रहा भारत को, उसका झूठ बोला, पाकिस्तान और रशिया का MOU हुआ, ये झूठ बोला। इन्होंने बोला मालदीव के साथ रिश्ते खत्म हो गए। मालदीव जिसने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया, वो आज पूरी कैबिनेट के साथ खड़े रहकर मोदी जी का स्वागत कर रहा था। जिस श्रीलंका के बारे में बोला कि श्रीलंका आपसे टूट गया, अलग हो गया, श्रीलंका के प्रधानमंत्री चुनकर आए, उनकी नई सरकार चुनकर आई, तो पहला व्यक्ति जो वहां पे गया वो विदेश मंत्री थे, और जो पहला इंटरनेशनल विजिट हुआ वो उनका भारत में हुआ, और भारत के प्रधानमंत्री और भारत के नेतागण जो है वो श्रीलंका गए। ये तो इनकी विदेश नीति की बातें हैं, और विदेश नीति की बात वो कर रहा है अंजना जी क्योंकि आपने उतना मौका सुप्रिया को दिया है। मैं नहीं बोलूंगा विदेश नीति पर। जनरल सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, सुनिए। went wrong at Shimla. She went Bhutto made a complete of her. जनरल सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने बोला कि हमने जो भी मैदान में कमाया इंदिरा गांधी ने उसको गवाया। द बिलावल भुट्टो एंड अमेरिकन्स मेड अ डैश आउट ऑफ हर। हमें कम से कम वो लेक्चर ना जवाब दे। दीजिएगा, पूरा करने दीजिए, मैं आप ही से जवाब लूंगी। आज अंजना जी, और आज की बात पर आते हैं। आज एक के बाद एक स्टेटमेंट देखिए। एक तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं रशिया में अजीत डोवाल जी वहां पर है, हमने तय कर लिया है हम अपनी स्वतंत्रता और स्वतंत्र नीति को नहीं चेंज करेंगे, हम अपने हितों के, अपने अधिकारों के, अपने लोगों के हिसाब से चलेंगे। ये वो देश नहीं है अब कि जो न्यूक्लियर टेस्ट करवाने से पहले अमेरिका फोन करता था तो न्यूक्लियर टेस्ट रोक देते थे। नरसिम्हा राव की सरकार ने ऐसा किया था। ये वो देश नहीं है कि रोनाल्ड रेगन पत्र लिखता था राजीव गांधी को कि ऐसे बात करो जिया से, और हम जाकर बात कर लेते थे। ये वो देश नहीं है कि 65 का युद्ध जीतने के बाद 68 में पाकिस्तान को जमीन सौंप के आ जाए और कच्चा थी वो देकर
करा जाए। ये वो देश है जहां पर आज ब्राजील के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि मैं तो मोदी से बात करूंगा। ये वो देश है जब एक स्टैंड लेता है, तो रशिया ने अपने यूएस के साथ मिलिट्री जो डील है उसको कैंसिल कर दिया, उससे वॉकआउट कर दिया है। ये वो देश है कि जहां पर भारत के स्टैंड के साथ अमेरिका के नेता भी खड़े और कह रहे हैं कि अमेरिका जो कर रहा है वो डबल स्टैंडर्ड है। तो मुझे लगता है इसी में समझ जाइए कि आपकी आयरनी लेडी थी और आज हम लोग आयरन हैंड रख रहे हैं। हम अपने हितों का समझौता नहीं होने देंगे, हम ना जाकर वहां पर समझौता करेंगे, ना आपकी तरह गिड़गिड़ाएंगे। ठीक है, आपका मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो रहा होगा। आपने गलती से बिलावल भुट्टो बोल दिया, लेकिन आपने इतना कहा था कि मुझे बोलने दीजिएगा, तो मैंने आपका धारा प्रवाह नहीं रोका। सुप्रिया जी जवाब दीजिए। ये भी तो एक, हाँ ठीक, ये भी तो एक सच्चाई है ना जो मैंने प्रश्न किया कि इतने, मतलब ऐसा तो है नहीं कि अब हथियार नहीं बेचा जाता था अमेरिका को, लेकिन ये वो विपत्ति की स्थिति है जब सबको एक आवाज में बोलना चाहिए। देश के अंदर आप रोजगार, महंगाई, इन तमाम मुद्दों पर लड़ सकते हैं, लेकिन अगर भारत को अपनी विदेश नीति है, ट्रंप ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के साथ कर रहा है, ये आप भी जानती हैं, आप भी एक इकोनॉमिस्ट हैं। टैरिफ का एक तमाशा वो खेल रहे हैं पूरे विश्व में। इसीलिए तो पूछना जरूरी कि ट्रंप हमारे, इसीलिए तो मैं कह रही हूं ट्रंप ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया उस रिलेशनशिप में, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूं। लेकिन मेरे 4 पॉइंट्स हैं अंजना जी, और आपने धारा प्रवाह उनको बोलने दिया, तो मुझे भी 30 सेकंड बोलने दीजिएगा। इन्होंने बार बार इंदिरा जी का नाम लिया। इंदिरा जी के दुर्विरोधी भी ना उनको गिड़गिड़ाना शब्द यूज नहीं करते थे। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदला था। जब भारतीय सेना का हाथ पाकिस्तान की गर्दन पर था तो सीज फायर नहीं किया था, ये इंदिरा जी थी। और मैं ये पूछना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी जी चीन जा रहे हैं, आप ही के चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज देखी थी। आई होप वहां जाकर जरूर पूछेंगे कि आपने पाकिस्तान जैसे नापाक और आतंकी मुल्क का साथ क्यों दिया? आपकी मिसाइलें हमारे यहां कैसे आई? आप उनके कमांड सेंटर में क्यों बैठे थे? और ये बात मैं नहीं, ये आर्मी के वाइस चीफ राहुल आर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह कह रहे हैं। ये बात आर्मी के चीफ कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से नहीं, हम तो चीन से लड़ रहे थे। तो जिस चीन से हम लड़ रहे थे उसके पास मोदी जी क्यों जा रहे हैं? उसके पास जाकर जयशंकर जी कसीदे क्यों पढ़ते हैं? और एक बार अगर मोदी जी ये कह दे, छोड़ दीजिए वो ट्रंप का नाम, कूटनीति में कोई तो ये कह दे कि अमेरिका, सुप्रिया जी एक काउंटर है, सिर्फ एक काउंटर है। अब विदेश नीति में सिर्फ एक ही रिश्ता रखना है, ये नहीं होता है। विदेश नीति एक बहुत ही फ्लूइड हो चुका है अब विश्व में। हम रूस से भी तेल खरीदते हैं, रशिया से, हमने यूक्रेन से भी रिश्ता रखा। अब ऐसे में अब इससे एकदम रिश्ता खत्म कर लेना, ऐसा तो होगा नहीं। अगर अमेरिका ट्रंप का ये हाथ मरोड़ने की कोशिश कर रहा है तो भारत भी फ्लूइडिटी रखेगा। विदेश नीति जो सरकार में वही तय करेगा ना। भारत को, अंजना जी, भारत को अपना राष्ट्रहित सर्वोपरि रखकर जो करना है वो भारत करने के लिए आजाद है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन भारत के 26 इनोसेंट सिविलियंस का खून जिसने बहाया, जब आपकी आर्मी कह रही है हम पाकिस्तान तो फ्रंट था, लड़ चीन से रहे थे, इसका जवाब क्या है? हमारे लोगों का खून बहेगा, हमारे निर्दोष लोग पुंछ में मारे जाएंगे, 17-26 यहां पर नरसंहार होगा, और हम विदेश नीति फ्लूइड होनी चाहिए ये कहेंगे? जी नहीं, हम चीन से सवाल पूछेंगे। हम एक छोटा सा जवाब लास्ट में, शहजाद प्लीज वेट, जल्लाद आसिम मुनीर को बुलाने सबसे पहले पूछना पड़ेगा। जल्दी से डॉक्टर तनेजा। मैडम इंदिरा जी का नाम लेने की हैसियत, ठीक है डॉक्टर तनेजा। मैडम, इस पूरी डिबेट को अगर मैं एक पैनलिस्ट ना होके एक दर्शक की तरह देखूं तो मुझे ये लग रहा है कि हम मुद्दे को बार बार घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किया, वो किया, वो किया, बात अभी की तो हो ही नहीं रही है यहाँ पे कि हम क्यों भारत की तरफ से नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। बात करी आपने कि हमारा एक्सपोर्ट अफेक्ट होगा, हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। मैं केवल ये पूछना चाह रही हूँ आंकड़ों के आधार पर मैडम कि जब हमारा अमेरिका को एक्सपोर्ट केवल 17% है, विच मीन्स के हमारा 77% एक्सपोर्ट ऑल ओवर वर्ल्ड है। एक तरफ आप ये कह रही हैं कि अमेरिका से हमारा एक्सपोर्ट अगर बढ़े, हमारा टैरिफ, मैडम मैं आपके बीच में नहीं बोली थी मैडम, आपने ऑब्जेक्ट किया था कि मेरे, आई थिंक अंजना मैडम ये केवल अपना बोलती हैं कि बीच में नहीं बोलिए। मैडम सुनिए, आपने, अगर हम अमेरिका से 17% एक्सपोर्ट हम करते हैं अमेरिका को, तो बाकी का आप क्यों भूल रही हैं आंकड़ा? आप ये कहना चाह रही हैं कि हम रशिया से तेल ना लें
जिसके कारण यहाँ पे और बेरोजगारी बढ़े। आप टोटली कंफ्यूज हो, एक तरफ आप आंकड़ों का सहारा लेती हो, एक तरफ आप छोड़ती हो उनको। शहजाद जी सिर्फ 2 लाइन जल्दी। हाँ, अंजना जी ऐसा है, गिड़गिड़ाना शब्द मैंने इस्तेमाल किया, पर उससे ज्यादा भारी भरकम शब्द जनरल सैम मैनेक्शॉ ने इस्तेमाल किया था, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। और इंदिरा जी के पास सब कुछ था, 93,000 सोल्जर थे, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर था। किस दबाव में आकर उन्होंने ना पीओके लिया, ना करतारपुर साहिब लिया। उस समय बाबू जगजीवन राम ने बोला था कि इंदिरा ये बहुत बड़ी गलती हुई। तो मुझे लगता है कि आपको कम से कम अपना आईना देखना चाहिए। और शहजाद फिनिश, मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या चीन के साथ रिश्ते रखने का हक सिर्फ राहुल गांधी और उनके परिवार को है? एससीओ के समिट में हिस्सा लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं और एक तरफ सुप्रिया जी कह रही है कि सॉल्यूशन ढूंढो। अब ये सॉल्यूशन है कि हम चीन के साथ कहां एंगेज कर सकते हैं, कहां अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, हम कैसे वॉर्स को न्यूट्रल करके कैसे चीन के साथ सहयोग की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।